कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शिवा क्लासेस को और करें अपने BCECEICARBHU 11th and 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्या भारत एवं बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र। हमारी जो ये टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट के अध्याय जो है चैप्टर यूनिट फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है, उसके पार्ट थर्ड है। पार्ट क्या है? थर्ड है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने क्या क्या बात कर चुके थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग बात क्या किए थे कि कृषि क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होती है, डिफिनेशन से बात किए थे, हिस्ट्री आए थे, ब्रांचेस देख लिए। उसके बाद हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया। उसके बाद हम लोग ने देख लिया क्या कि भारत में इंस्टीट्यूट जो है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वो किस किस प्रकार से शुरुआत हुई, कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितने केवीके हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर बता दो कितने केवीके हैं बिहार में, पूरे भारत में कितने केवीके हैं, ये आप हमें जल्दी से कमेंट कर दो। कितने केवीके हैं जल्दी से बताओ। हाल की बुक वाली नहीं, प्रेजेंट में कितने, प्रेजेंट में कितने हैं जल्दी से बताओ। 27। कितने हैं? 722 हैं। कितने हैं? 722 केवीके हैं। 722 केवीके हैं आपके पूरे भारत में। चलो, यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात करेंगे। ये क्या होती है? क्लाइमेट जानते हैं, क्लाइमेट क्या होती है? जलवायु होती है। ठीक है, हम लोग क्लाइमेट और वेदर के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता देंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपकी क्या ओनली क्लाइमेट के बारे में दी गई है, एग्रो क्लाइमेट के बारे में दी गई है, कृषि जलवायु के बारे में दी गई है। ठीक है, जब हम लोग मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम मौसम वैज्ञानिक पढ़ेंगे, जब हम क्या मौसम विज्ञान पढ़ेंगे, कौन सी? मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम बात करेंगे क्या होती है जलवायु, क्या होती है हमारी वेदर। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे क्या होती है क्लाइमेट, क्या होती है हमारी वेदर। सिंपल सा समझ लो, जलवायु जो होती है लंबी ड्यूरेशन की होती है। जलवायु जो होती है, क्लाइमेट जो होती है वो क्या होती है? लंबी ड्यूरेशन की होती है। इसकी अवधि काल जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। जलवायु इस प्रकार से बदलती है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं आपकी वेदर की, हम बात करते हैं मौसम की, वेदर की बात करते हैं तो वेदर जो है घंटे दर घंटे, नहीं तो 1 दिन में, 2 दिन में, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। वेदर जो होती है वो क्या होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन की। लेकिन क्लाइमेट जो होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। जैसे हम बात करते हैं अभी जो हम लोग हैं कहाँ, बिहार जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, मतलब समशीतोष्ण वाले जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं किसी पार्टिकुलर जगह पे कि आज गर्मी है, हो सकती है कल वर्षा हो, कल रेनी सीजन हो, तो वो क्या हो गई? वो हमारी मौसम हो गई। वो क्या हो गई? वो हमारी मौसम हो गई। ठीक है, जलवायु जो है वो लंबे समय तक चलती है। ठीक है, तो ये हम जब मौसम वैज्ञानिक पढ़ेंगे, जब मेट्रोलॉजी का चैप्टर हम लोग डील करेंगे, उस टाइम हम इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हम बात क्या करेंगे आज की जो सेशन में, बात क्या करने वाले हैं, भारत में कृषि जलवायु के क्षेत्र पे पूरे भारत को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। कल की क्लास में आपको इंस्टीट्यूट का नाम बताए थे, कौन इंस्टीट्यूट है? एक इंस्टीट्यूट का नाम बताए थे आपको, NBSSLUP बताए थे, बताओ जल्दी से, बताए थे या नहीं बताए थे? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूजेज प्रोग्रामिंग बताए थे। कहां है? नागपुर में है, महाराष्ट्र में है। बताए थे इंस्टीट्यूट का नाम कि नहीं बताए थे? तो यही इंस्टीट्यूट ने, इसी इंस्टीट्यूट ने, सॉइल सर्वे के इंस्टीट्यूट ने एंड लैंड यूजेज प्लानिंग के इंस्टीट्यूट ने पूरे जलवायु क्षेत्र को, भारत के जलवायु क्षेत्र को टोटल कितने 15 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 15 भागों में। टोटल कितने? 15 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूरे हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन को, पूरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन को इंडिया में जो है वो कितने भागों में? 15 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 15 भागों में। क्वेश्चन आती है एग्जाम में, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया?
भारत में कितने आपको कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? कितने हैं? 15 हैं। कितने हैं? 15 हैं। एक नंबर क्वेश्चन आता है आपको, बना लोगे क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 15 से पहले, ठीक है, इससे पहले जब शुरू शुरू में विभाजित किया गया था, फर्स्ट बार विभाजित किया गया था, तो उस टाइम मात्र कितने थे? 11 थे। मात्र कितने थे? 11 थे। उसमें 4 और जुट गया, ठीक है, अब बन गए हैं 15। अब कितनी है? 15 है, ठीक है। पहले कितनी थी? 11 थी। बात करते हैं किस प्रकार से विभाजित किए थे। जो हमारी सॉइल साइंस की जो ब्यूरो है वो किस प्रकार से विभाजित किए थे? उस टाइम 11 थी, अभी 15 हो गई। जो 11 थी, जब इस टाइम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जब इस टाइम एग्रोक्लाइमेटिक जोन का जो जलवायु क्षेत्र है उसकी जब वर्गीकरण कर रहे थे, उस टाइम मात्र 2 चीज का ध्यान रखे थे। उस टाइम क्या चीज? 2 चीज का ध्यान रखे थे। एक ध्यान रखे थे वाटर सरप्लस का, वाटर सरप्लस का। दूसरा ध्यान रखे क्या? वाटर डिफिसिट का। क्या ध्यान रखे? वाटर डिफिसिट का। 2 चीज का ध्यान रखे थे। जब 11 भागों में विभाजित किया जा रहा था एग्रोक्लाइमेटिक जोन को, उस टाइम 2 चीज पे ध्यान दिए। कौन से? वाटर सरप्लस का, वाटर डिफ्लिक्ट का। बात करोगे सर ये 2 टर्म क्या होती है? वाटर सरप्लस क्या होती है? वाटर डिफ्लिक्ट क्या होती है? सरप्लस का मतलब होता है, सिंपल सा समझो, सरप्लस का मतलब होगा कि आपकी जो वर्षा होगी, पानी जो होगी हमारे अर्थ सरफेस पे ज्यादा होगी, एक्सेस वाटर हो जाएंगे। पानी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सेस हो जाएंगे। जो हमारे पास वाटर है, इरिगेशन के वाटर है, जो हमारे घर में वाटर बच जाते हैं, जो केनाल में वाटर बच जाते हैं, जो रिवर में वाटर बच जाते हैं, वो वाटर क्या हो जाएंगे? एक्सेस हो जाएंगे। उसे क्या कहते हैं? वाटर सरप्लस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वाटर सरप्लस कहेंगे। वाटर सरप्लस में एक लाइन लिख लो आप, क्या? प्रेसिपिटेशन जो होगी, जो वर्षा होगी, प्रेसिपिटेशन क्या होती है? जो चीज ऊपर से गिरेगी, जो चीज बादल से गिरेगी, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन कहेंगे। इसके अत्यधिक फॉर्म होते हैं, हम सब कुछ बात करेंगे, मेट्रोलॉजी में हम सब कुछ बात करेंगे। जैसे ड्यू, ओस गिरती है, वर्षा होती है, स्नो होती है, स्नोफॉल होती है, तो कभी कभी स्नेल आती है, आंधी आती है, बर्फ के साथ आंधी आती है, तो ये सभी क्या? प्रेसिपिटेशन के पार्ट हैं। ये सभी क्या? प्रेसिपिटेशन के पार्ट है। जो चीज वाटर का जो फॉर्म, वाटर का कोई भी फॉर्म अगर ऊपर से नीचे गिरे, आसमान से नीचे आए, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इवोपरेशन क्या होती है? इवोपरेशन क्या होती है? इवोपरेशन का हिंदी क्या होता है? वाष्पीकरण। इवोपरेशन का हिंदी क्या होता है? वाष्पीकरण। जो वाटर का फॉर्म, वाटर का कोई भी फॉर्म अगर अर्थ सरफेस से वो ऊपर जाए, अर्थ सरफेस से वाटर का कोई भी फॉर्म अगर ऊपर जाए, उसे क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? इवोपरेशन कहेंगे। प्रेसिपिटेशन किसे कहेंगे? वाटर का कोई भी फॉर्म अगर ऊपर से नीचे आए, वाटर का कोई भी फॉर्म अगर ऊपर से नीचे आए, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहेंगे। एग्जांपल क्या हो गई आपकी? स्नोफॉल होती है, बर्फबारी होती है, कभी कभी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, कभी कभी आप देखते होंगे ओस की बूंद गिरती है, ऊपर से गिरती है, ठीक है। तो ये सभी किसके? प्रेसिपिटेशन के पार्ट है। ड्यू हो गई, तो सभी के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक लाइन लिख लो, वाटर सरप्लस में क्या लिखो? वाटर सरप्लस में आप लिख लो प्रेसिपिटेशन। precipitation precipitation is higher than evaporation. Precipitation higher than evaporation. प्रेसिपिटेशन जो होती है वो क्या होती है? हाइयर होती है इवोपरेशन से। प्रेसिपिटेशन जो होगी, जो पानी जो है ऊपर से नीचे गिरेगी, वो हाइयर होगी किससे? इवोपरेशन से। उसे क्या कहते हैं? वाटर सरप्लस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वाटर सरप्लस कहेंगे। इसका उल्टा कर देंगे, इसका क्या उल्टा कर देंगे? इवोपरेशन हाइयर होगा प्रेसिपिटेशन से, इवोपरेशन हाइयर होगा प्रेसिपिटेशन से, उसे क्या कहते हैं? वाटर डिफ्लिक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाटर डिफ्लिक्ट कहते हैं। दोनों टर्म में कंफ्यूजन दूर हुई? कंफ्यूजन बता दो, दोनों टर्म में कंफ्यूजन दूर हुई? वाटर सरप्लस किसे कहेंगे? वाटर डिफ्लिक्ट किसे कहेंगे? कोई दिक्कत दोनों टर्म में? वाटर सरप्लस थोड़ा ऊपर वाला फिर से बता दें, सिंपल सा ध्यान रखो, वाटर सरप्लस में एक्सेस वाटर हो जाएगी, जमीन पे अत्यधिक पानी आ जाएगी।
वाटर सरप्लस में हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पे अत्यधिक पानी आ जाएगी, वाटर डिफ्लेक्ट में पानी कम हो जाएगी, हमारे सरफेस पे पानी कम हो जाएगी। ठीक है, सरप्लस हुआ मतलब वर्षा बहुत ज्यादा होगी, सरप्लस हुआ वर्षा बहुत ज्यादा हुई, पानी ज्यादा होगी, एक्सेस हो गई, मतलब प्रेसिपिटेशन इज हायर देन इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन इज हायर देन इवोपरेशन। तो वाटर सरप्लस, वाटर सरप्लस मतलब क्या, प्रेसिपिटेशन इज हायर देन इवोपरेशन। ठीक है, वाटर डिफ्लेक्ट मतलब क्या, इवोपरेशन इज हायर देन प्रेसिपिटेशन, मतलब पानी जो है अर्थ सरफेस पे से उड़ जाएगी, पानी जो है अर्थ सरफेस पे उड़ेगी, जैसे ही पानी उड़ेगी तो हमारी अर्थ सरफेस से क्या होगी, पानी कम होते जाएगी, तो वाटर कमी हो जाएगी, पानी जो है अर्थ सरफेस पे कम हो जाएगी, तो वाटर डिफ्लेक्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाटर डिफ्लेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? सर इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिख लो, प्रेसिपिटेशन की हिंदी होती है आपकी, प्रेसिपिटेशन की हिंदी नहीं मालूम है हमें, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड जो है ना जल्दी आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, लिख लो, वाष्पन से अत्यधिक प्रेसिपिटेशन होती है, वाष्पन से अत्यधिक प्रेसिपिटेशन होती है, उसे हम वाटर सरप्लस कहते हैं, उसे हम वाटर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन का क्या बोले, अवक्षेपण, हाँ चलो अवक्षेपण लिखो, वाष्पीकरण से अत्यधिक अवक्षेपण होती है, उसे हम वाटर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, वाटर डिफ्लेक्ट मतलब क्या, अवक्षेपण से अत्यधिक वाष्पीकरण होती है, उसे हम वाटर डिफ्लेक्ट कहते हैं, उसे हम वाटर डिफ्लेक्ट कहते हैं। अब हो गई, समझ गए दोनों टर्म? चलो, इस दोनों के आधार पे, इस दोनों के आधार पे कितने बांटे गए थे, 11 बांटे गए थे, पहले थी बात, ये पहले थी। ठीक है, लेकिन जब नया डिवाइड किया गया तो इसमें क्या जोड़ दिया गया, इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया जिसका नाम है क्रॉपिंग सिस्टम, जिसका क्या नाम है, क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अब तीनों आधार पे टोटल भारत को 15 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने आधार पे, 3 के आधार पे, वाटर सरप्लस के आधार पे, वाटर डिफ्लेक्ट के आधार पे एंड क्रॉपिंग सिस्टम के आधार पे, फसल का किस प्रकार से, फसल प्रणाली के आधार पे, इसका हिंदी होता है फसल प्रणाली, फसल प्रणाली। ठीक है, तीनों आधार पे हमारी जो पूरे इंडिया है, पूरे भारत जो है, उनको 3 भागों में 15 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, 2 आधार पे 11 भागों में, लेकिन 3 के आधार पे 15 आधार में। कोई दिक्कत, आप कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी से। समझ गए कितने आधारों, किस आधार पे बांटा गया है 15 भागों में, किस आधार पे बांटा गया है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन को, कृषि जलवायु के जो हमारे जोन है, उसको किस आधार पे बांटा गया है, इसका फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है? वाटर सरप्लस, वाटर डिफ्लेक्ट एंड क्रॉपिंग सिस्टम। 3 फैक्टर हैं, 3 कारक हैं, 3 कारक हैं जिनके आधार पे पूरे भारत को 15 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सभी का नाम आपको याद करवा देंगे 15 का। ठीक है, आप मैप को एक बार देख लोगे, पूरे 15 का 15 नाम याद हो जाएगी। अमन कोई क्वेश्चन है आपके? अमन कोई क्वेश्चन है आपका? सर वाटर डिफेक्ट फिर से उसका डिफिनीशन बोल दीजिए तो। वाटर डिफेक्ट का फिर से डिफिनेशन बोल दे रहे हैं, लिख लो, अवक्षेपण से अत्यधिक, अवक्षेपण है ना, हाँ, अवक्षेप से अत्यधिक वाष्पीकरण होती है, अवक्षेप से अत्यधिक वाष्पीकरण होती है, उसे हम वाटर डिफ्लेक्ट कहते हैं, उसे हम वाटर डिफ्लेक्ट कहते हैं। इवोपरेशन इज हायर देन प्रेसिपिटेशन, इवोपरेशन इज हायर देन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वाष्पीकरण जो है वो अत्यधिक हो जाएगी, पानी कम नीचे गिरेगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? अब यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। चलो, ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है, वो जो शुरुआत हुई थी, बांटना जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 7th प्लानिंग कमीशन में। किसमें हुई थी? 7th प्लानिंग कमीशन में, 7th प्लानिंग कमीशन में।
जब 7वीं बार प्लानिंग कमीशन आई थी उस टाइम पूरे भारत को 11 भागों में विभाजित किया गया था, पूरे भारत को 11 भागों में। फिर उसके बाद जो है वो 15 भागों में विभाजित किया गया। कब आई थी? तो आपको ये आई थी 1988 ईस्वी में। कब आई थी? 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन आती है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन किस प्लानिंग कमीशन में विभाजित की गई थी, किस प्लानिंग कमीशन में आई थी? तो 7th प्लानिंग कमीशन में आई थी। ईस्वी कितनी है? 1988। ईस्वी कितनी है? 1988। ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी आ जाती है कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब आई थी? फर्स्ट प्लानिंग, जब प्लानिंग कमीशन समझे, प्लानिंग कमीशन जो है सबसे पहले जो हमारी देश में संविधान आई थी उसके बाद 5 वर्ष के लिए प्लानिंग कमीशन बना। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए प्लानिंग कमीशन बनती थी। मतलब हम प्लान करते थे, जो भारत के जो मुख्य जो वहां बैठते हैं प्रधानमंत्री जो है वो प्लान करते थे कि हम 5 साल में ये चीज करेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन कहते हैं। तो 7th प्लानिंग कमीशन में 1988 में एग्रो क्लाइमेटिक जोन का विभाजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी कभी कभी आ जाते हैं, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब आई थी? फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब आई थी? जो पहली प्लानिंग कमीशन जो है, पहली प्लानिंग कमीशन जो है, अगर लॉन्च्ड पूछ दिया जाए, अगर लॉन्च्ड पूछा है, लॉन्च पूछा है तो लॉन्च कब हुई थी? 1951 में हुई थी। लॉन्च कब हुई थी? 1951 में हुई थी। लॉन्च कब हुई थी? 1951 में हुई थी। लेकिन बनी कब थी? 1950 में। कब बनी थी? 1950 में बनी थी। लेकिन प्लानिंग कमीशन बनी कब थी? 1950 में बनी थी। डेट क्या है? 15 मार्च। डेट क्या है? 15 मार्च। 15 मार्च 1950 में पहली प्लानिंग कमीशन बनी, लेकिन लॉन्च कब हुई? 1551 में, कोई सॉरी 1951 में लॉन्च हुई। ठीक है, और ये प्लानिंग कमीशन 1965 तक चली। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो है वो कब तक चली? 1965 तक। 1965 तक पहली प्लानिंग कमीशन चली। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, पहली प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे? उस टाइम पहली प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जो प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 1950 के वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहली प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी आती है, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन अब क्या हुई, जब मोदी सरकार आई, जब मोदी सरकार आई तो प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसके बदले क्या आए? नीति आयोग आए। क्या आए? नीति आयोग आए। नीति आए। ठीक है, NITI, नीति, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या आए? नीति आयोग आए। ठीक है, नीति आयोग कब आए? नीति आयोग आए 1 जनवरी 2015 में। कब आए? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आए। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, जब नीति आयोग आई थी उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत। ये भी लिख लो। फर्स्ट नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन हुए? प्रेसिडेंट नहीं, चेयरपर्सन उसे कहते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? आपके नरेंद्र मोदी थे। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसके प्रेसिडेंट थे। अभी भी वो प्रेसिडेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं। कोई दिक्कत? कभी कभी नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ लेती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ दी जाती है। याद हो गई? ये कुछ आपके हिस्ट्री थे प्लानिंग कमीशन के बारे में। समझ गए हिस्ट्री के बारे में? बताओ, समझ गए? ओके करो, आगे बढ़ेंगे। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? सर एक बार और नीति का फुल फॉर्म बोलिए तो। नीति आयोग की फुल फॉर्म एक बार और, चलो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। लिख लिए? थैंक यू। लिख लिए सभी?
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये नीति आयोग के फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जो है ये इसके प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? अमिताभ कांत। फर्स्ट सीईओ कौन थे? सीईओ, ठीक है, वो कौन थे? अमिताभ कांत थे। ठीक है, यहां तक इससे क्वेश्चन आती है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको यहां तक आएगी, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलो ये हो गए। सर एक बार रिपीट कर ना दीजिए। क्या चीज रिपीट कर दें बताओ? यही नीति आयोग वाला। नीति आयोग वाली, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। नीति आयोग को फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन चलती आ रही थी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन शुरू से बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन लॉन्च कब की गई थी? 1951 में लॉन्च की गई थी। लॉन्च कब की गई? 1951 में लॉन्च की गई। ठीक है, लेकिन बनी कब थी? 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन जो है वो बन के तैयार हो गई थी। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जब मोदी सरकार आई तो प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या कर दिया गया? नीति आयोग का गठन कर दिया गया। क्या किया? नीति आयोग का गठन कर दिया। ठीक है, कब गठन हुई? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन हो गया। ठीक है, नीति आयोग के गठन होने के बाद कोई भी अगर प्लानिंग कमीशन है, ये भी पूरी तरह से प्लानिंग कमीशन के तौर पे काम करेगी। ठीक है, इसमें भी आपको सभी प्लान बनेंगे, उसके बाद एक्सिक्यूट होंगे प्लान को, उसके बाद हम अपने क्षेत्र में प्लान को डालते हैं, हम इस जगह यहां करेंगे। ठीक है, सभी कुछ उसी जगह होगी। प्लानिंग कमीशन के जैसा सेम टू सेम वर्क नीति आयोग ही करती है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, फर्स्ट सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत जो थे वो फर्स्ट सीईओ थे। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। कोई दिक्कत? अब कोई सीईओ का क्या नाम का है? सीईओ का क्या नाम का है? अमिताभ कांत। अमिताभ बच्चन याद है ना? अमिताभ बच्चन को हटा के कांत लगा दो, अमिताभ कांत हो गई। जी हो गई। अब कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे बढ़ें। यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगी पूछ लेना कभी भी। चलो अब बात करते हैं डिफिनेशन क्या होती है एग्रो क्लाइमेटिक जोन की। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की डिफिनेशन क्या होती है? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है? एक प्रकार की यूनिट है, एक प्रकार की इकाई है, जिसमें क्या करते हैं? जिसमें हम क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पे, क्रॉपिंग सिस्टम के आधार पे हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्र को क्या करते हैं? बांटते हैं। विभिन्न प्रकार के क्षेत्र को क्या करते हैं? बांटते हैं। नहीं इस जगह ये ज्यादा ट्रॉपिकल एरिया है, ज्यादा यहाँ ठंडा पड़ती है, तो यहाँ क्या सिर्फ सेब होंगे। ठीक है, यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ सिर्फ आपको आम होंगे। यहाँ समशीतोष्ण कटिबंधीय है, यहाँ ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडा पड़ती है, यहाँ धान भी हो सकती है। ठीक है, तो इस आधार पे ये क्या है? एक प्रकार की इकाई है, एक प्रकार की भूमि की इकाई है, एक प्रकार की क्षेत्रफल है, जिसमें क्या करते हैं? जिसमें हम फसल के आधार पे विभिन्न प्रकार के जो क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं उसके आधार पे हम विभिन्न प्रकार से बांटते हैं, विभिन्न प्रकार से हम इसको बांटते हैं। ये डिफिनेशन जो है वो FAO के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? FAO के द्वारा दिया गया था। कितने ईस्वी में दिया गया था? तो 1983 ईस्वी में दिया गया था। 1983 ईस्वी में ये डिफिनेशन दिया गया था। किसके द्वारा? FAO के द्वारा। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। FAO के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया था। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज ए लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुटेबल फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप या कल्टीवर। ठीक है, कल्टीवर को हम लोग वैरायटी भी कर सकते हैं, कल्टीवर को क्या हम लोग वैरायटी भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कल्टीवर को कभी कभी हम वैरायटी भी कर सकते हैं। तो कल्टीवर मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार जो किस्में होती है कि हम ये किस्म लगाएंगे, सबोर मखाना की खेती कर रहे हैं, सबोर मखाना लगा रहे हैं बिहार में। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? डिफिनेशन में कोई दिक्कत? कृषि जलवायु क्षेत्र भूमि की एक इकाई है जिनकी अधिकांश जलवायु दशा में समानता रहती है तथा निश्चित फसलों एवं प्रभेदों के आधार पे इसको अनुकूल बांटा गया है। इसे हम क्या कहते हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? डिफिनेशन में कोई दिक्कत? कौन डिफिनेशन दिए थे? कहां से डिफिनेशन आई है?
FAO से आई थी। कितने में आई थी? 1983 में आई थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन, इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? ये पारिस्थितिक तंत्र होती है, मतलब हमारे इकोलॉजिकल के अंतर्गत क्या चले, वातावरण के अंतर्गत क्या चल रही है। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म पूरे वातावरण से किस प्रकार से संबंध रखती है, उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है, इको और लॉजी। इको का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट होती है, पर्यावरण होती है। लॉजी का मतलब क्या? स्टडी करना। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट का स्टडी करेंगे, वातावरण का स्टडी करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष में? किसी ऑर्गेनिज्म के सापेक्ष में, किसी ऑर्गेनिज्म के सापेक्ष में अगर वातावरण का स्टडी करेंगे, पर्यावरण का स्टडी करेंगे, उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इसी में क्या लग गई? एग्रो लग गई, मतलब कृषि लग गई। तो कृषि इकोलॉजी क्या हो गई? एग्रो इकोलॉजी क्या हो गई? कृषि के क्षेत्र में, कृषि का क्रॉप के क्षेत्र में, कोई अगर हम क्रॉप लगाए हैं, फसल के क्षेत्र में, अगर फसल के क्षेत्र में अगर उस फसल के चारों तरफ जो वातावरण का हम स्टडी करेंगे, फसल के पर्यावरण का स्टडी करेंगे, उसे क्या कहते हैं? कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र जो है इंडिया में 21 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 21 पार्ट में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, इससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएंगे, कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 21 पार्ट में विभाजित किया जाता है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? 21 है। कितने हैं? 21 है। ठीक है, थोड़ा ये एक बार और रिपीट करना दीजिए। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं जी, अब ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। इकोलॉजी मतलब क्या होता है? इकोलॉजी जो है वो दो चीज से मिलकर बनी है। ठीक है, इको और लॉजी। इको और लॉजी। इको का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होती है। इको का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट, पर्यावरण होती है। लॉजी का मतलब क्या? स्टडी करना। लॉजी का मतलब क्या? स्टडी करना। इकोलॉजी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ही ऑर्गेनिज्म है, अगर हम अपने ऑर्गेनिज्म की जो हम है अपनी चारों तरफ अगर वातावरण का हम स्टडी करेंगे, उसे क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। लेकिन एग्रो इकोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या देखेंगे? सिर्फ कृषि के बारे में देखेंगे। तो कृषि में कोई भी अगर फसल है, चाहे वो धान की हो, चाहे वो मक्का की हो, चाहे वो आम की फसल हो, चाहे वो सब्जी की फसल हो, अगर उस सब्जी के फसल के बारे में, उसके वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, हाँ इस वातावरण में वो सब्जी उग जाएगी, यहाँ इस जगह में ये मिट्टी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? एग्रो इकोलॉजिकल जोन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? हमारी एग्रो इकोलॉजिकल जोन हो जाएगी। पूरे भारत को एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। कितने बांटा गया है? तो 21 इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है, 21 इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। ठीक है, इकोलॉजिकल जोन के दो मेन फैक्टर हैं। इकोलॉजिकल जोन के कितने? दो मेन फैक्टर हैं, आप लोग पढ़े होंगे। इकोलॉजिकल जोन के दो फैक्टर हैं, दो कारक हैं। ठीक है, हम बताए थे एग्रोक्लाइमेटिक जोन के 3 कारक हैं, 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से? वाटर सरप्लस, वाटर डिफ्लिक्ट एंड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो इकोलॉजिकल जोन के 2 फैक्टर हैं, एक होते हैं बायोटिक, पढ़े हैं बायोटिक, एक होते हैं एबायोटिक। पढ़े हैं, दोनों चीज आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में पढ़े हुए। एंड एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक क्या होती है? बायोटिक मतलब क्या होती है? लिविंग थिंग। बायोटिक मतलब क्या होती है? लिविंग थिंग। इसमें आते हैं आपको फाउना एंड फ्लोरा। इसमें क्या आते हैं? फाउना एंड फ्लोरा, मतलब जो बॉटनी वाले पार्ट हैं, फ्लोरा, फौना मतलब क्या? जो एनिमल पार्ट हैं। तो बायोटिक में क्या आते हैं? फौना एंड फ्लोरा, फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ए बायोटिक में क्या आते हैं? ए बायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे बात करते हैं मिनरल्स, बात करते हैं सॉइल्स, बात करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किस में आते हैं? ए बायोटिक में बात करते हैं। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एयर। सर इसमें क्रिस्टल भी आएगा ना? क्या चीज? क्रिस्टल हाँ, जो एबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सभी एबायोटिक में आएंगे। बायोटिक में सिर्फ फौना एंड फ्लोरा आएंगे। ठीक है, फौना का मतलब होता है आपको एनिमल, जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म बात करते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, मैन, ह्यूमन या कोई एनिमल है, वो सभी फौना के अंतर्गत आते हैं। फ्लोरा मतलब क्या? जो हमारे फ्लावर हैं, जो हमारे बॉटनी वाले हैं, जैसे बात करते हैं क्रॉप, बात करते हैं हम, बात करते हैं कोई फसल, बात करते हैं कोई वीड की बात करते हैं, तो वो सभी फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, मिनरल्स, तो ये सभी हमारे ये सब है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? आवाज में कोई प्रॉब्लम? अब वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वॉइस सभी को आ रही है ना? नो सर, नहीं है। यस सर। चलो जल्दी आगे बढ़ लेते, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बात करते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र की प्लानिंग की बात करते हैं, कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में बात कर चुके थे। 5 के बारे में बात कर चुके थे। फीड, फ्यूल, फूड, फॉडर, फाइबर, बात कर चुके थे ये सभी के बारे में। ठीक है, 7th प्लानिंग कमीशन में आई थी। कब आई थी? 1988 में आई थी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इस स्लाइड में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? आगे बात करते हैं। कृषि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये सभी है, ये सभी उतना नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये सभी उतना नहीं पूछते हैं, एक बार पढ़ना है पढ़ लेना आप लोग। चलो, ये सभी ऑब्जेक्टिव है। चलो, कभी कभी ये पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में टोटल एरिया कितनी है। ठीक है, इंडिया की एरिया कितनी है? तो इंडिया की एरिया कितनी है? 329 मिलियन हेक्टेयर है। कितनी है? 329 मिलियन हेक्टेयर। कितनी हेक्टेयर में खेती की जाती है? तो 143 हेक्टेयर में खेती की जाती है। 143 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर में खेती की जाती है। और 33% जो हमारी एरिया है उसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कभी कभी पूछ जाती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, कभी कभी पूछ दी जाती है। ठीक है, तो इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 136%। ये हम आगे बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अभी सिर्फ आप लिख लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है 136% क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है। कोई कोई किताब में आपको 138 भी लिखी रहेगी, कोई कोई किताब में 140% भी लिखी रहेगी। ठीक है, सभी किताब में अलग अलग लिखी जाती है। ठीक है, आप बात करते हैं, हम पढ़े थे 2 किताब पढ़े थे, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं निम्ना शुद्धा की बात करते हैं उसमें 138% लिखी गई है। अगर हम अरुण कतनान की बात करते हैं उसमें 140% लिखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की बात करते हैं उसमें 136 लिखी गई है। ठीक है, सभी किताब में अलग अलग लिखी गई है। तो आपको कितनी याद रखनी है? 136 याद रखनी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी सिर्फ ये भी याद रख लो, भारत की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है? 136% होती है। कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमारी भारत की नक्शा है 15 भागों में विभाजित की जाती है। कौन कौन से भाग हैं, कहां कहां हम कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की नक्शा को। आप लोग देखें, अच्छे से देखें भारत की नक्शा को। कोई दिक्कत भारत की नक्शा में? नहीं देखे तो भारत की नक्शा को आप देख लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए कौन से क्षेत्र कहां आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, नक्शा को देखिए, सभी कुछ आपको मालूम चल जाएगी। ठीक है, हिमालय की पहाड़ की बात करते हैं, ऊपर शुरुआत करेंगे, ऊपर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हिमालय की पहाड़ से। यहां हिमालय की पहाड़ है, कर्सर को हमेशा ध्यान रखना, आप लोग लाइन पढ़ रहे हैं उसको ध्यान रखना, ये हिमालय की पहाड़ है। ठीक है, ये हिमालय की पहाड़ है। हिमालय की पहाड़ को 2 भागों में विभाजित कर दिए गए, एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय। एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी हिमालय। ये जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय। पहला एग्रोक्लाइमेटिक जोन, पहला एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन? वेस्टर्न हिमालय। नोट डाउन कर लो फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर में कौन? पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, दूसरा नंबर कौन? ईस्टर्न हिमालय, मतलब पूर्वी हिमालय। याद हो गए 2? नक्शा को देख लोगे याद तुरंत हो जाएगी, नक्शा को देखोगे तुरंत याद हो जाएगी। भारत की मैप अगर ध्यान में रखोगे तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, हम भी याद किए थे, पूरे नक्शा को देख लिए एक बार, पूरे मैप याद हो जाएगी। अगर ऊपर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो कौन हो गई? वेस्टर्न हिमालय हो गई। अगर हम 7 सिस्टर की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम आ गए, तो वो किस में आते हैं? पूर्वी में आते हैं, तो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आ गए, ईस्टर्न हिमालय के अंतर्गत आ गए। याद करने में कोई दिक्कत? 2 में 2 एग्रोक्लाइमेटिक जोन याद हो गई? बताओ जल्दी से बताओ, 2 एग्रोक्लाइमेटिक जोन याद हो गई? एग्रोक्लाइमेटिक जोन 2 याद हो गई? जल्दी से बताओ, 2 याद हुई? याद हो गई 2? चलो आगे बात करते हैं गंगा की, गंगा की तरफ बात करते हैं। गंगा बहती है, हिमालय से आती गंगा। ठीक है, तो गंगा को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक लोअर गंगा, निचली गंगा की, ठीक है, मिडिल गंगा, एक बात करते हैं अपर गंगा। ठीक है, जो नीचे वाली गंगा है,
लोअर गंगा, जहां गंगा गिरती है, कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसको कहते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन। उसे क्या कहते हैं, लोअर गंगेटिक प्लेन। मतलब जो हमारी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं उसे क्या कहेंगे, लोअर गंगेटिक प्लेन। ठीक है, मिडिल गंगा जिसमें हम लोग क्षेत्र आते हैं, बिहार के क्षेत्र आते हैं, तो वो मिडिल गंगेटिक प्लेन आ गई। ठीक है, बीच में जो जहां गंगा बहती है, जहां से गंगा आती है, जैसे यूपी के क्षेत्र आ गए, कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र आ गए, तो जहां से गंगा बहती है उसे क्या कहते हैं, अपर गंगेटिक प्लेन। उसे क्या कहेंगे, अपर गंगेटिक प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कितने हो गए, 3 2 5, 5 याद हो गए, 5 याद हो गए। पहले किसको बांटे, हिमालय को बांटे, हिमालय को 2 भागों में, गंगा को कितने, 3 भागों में बांटे। ठीक है, लोअर मिडिल अपर, लोअर मिडिल अपर। ठीक है, लोअर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन और अपर गंगेटिक प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और आती गंगा की समान नदी है सिंधु नदी। गंगा के समान नदी कौन है, सिंधु नदी, जो पंजाब होके गिरती है, पंजाब होके पाकिस्तान में चली जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांस गंगेटिक प्लेन। क्या कहते हैं, ट्रांस गंगेटिक प्लेन। मतलब गंगा की समान दिखने वाली नदी, गंगा के समान दिखने वाली नदी कौन है, सिंधु है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जहां सिंधु गुजरती है उसे क्या कहेंगे, ट्रांस गंगेटिक प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांस गंगेटिक प्लेन। कोई दिक्कत? 7 में 7 हो गई ना, 6 हो गई। 6 याद करने में कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं? 6 याद करने में, 6 याद हो गई। वेस्टर्न, ईस्टर्न, लोअर, मिडिल, अपर एंड ट्रांस, याद हो गई? बताओ जल्दी से बताओ, याद हो गई, याद हुई, जल्दी से बताओ। ट्रांस तक हो गई याद? चलो आगे बात करते हैं। आगे आती है विंध्याचल की पहाड़ी आती है, एक विंध्याचल की पहाड़ी आती है जो आपको छत्तीसगढ़ में गुजरती है, जो आपको क्या, छत्तीसगढ़ में आती है विंध्याचल की पहाड़। ठीक है, तो विंध्याचल के पहाड़ को भी हम 3 भागों में विभाजित किए हैं। विंध्याचल की पहाड़ को भी हम क्या, 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, एक विभाजित किए जो पूर्वी भाग में हो, एक कौन, जो पूरब में हो, जो उड़ीसा झारखंड में है, 7वां नंबर। उसे क्या कहते हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल। उसे क्या कहते हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल। दूसरा क्या, जो पश्चिम में हो, जो आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी आते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रल, जो बीच में है, भारत के बीच में है। आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहां है, भारत के बीच में है, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू हिल कहते हैं। ठीक है, एक क्या आती है जो पश्चिमी में हो, एक क्या है जो पश्चिम में है, उसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। उसे क्या कहते हैं, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ठीक है, एक जो है वो साउथ में आती है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये आते हैं, उसे कहते हैं साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल, साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल। कोई दिक्कत? एक आपको आ जाते हैं ये तटवर्तीय इलाका, 2 हमारे कोस्टल रीजन है, एक ईस्ट में, एक ईस्ट में, एक किस में है, वेस्ट में। तो एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन। ठीक है, एक आपको आ जाते हैं गुजरात के क्षेत्र, एक गुजरात के क्षेत्र आ जाते हैं, तो गुजरात प्लेन हिल्स। एक किस में आ जाते हैं, आपको राजस्थान वाले क्षेत्र आ जाते हैं, तो राजस्थान के क्षेत्र में क्या कहते हैं, ड्राई प्लेन लैंड। ठीक है, एक आपको आइलैंड आ जाते हैं, 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो ये 15 नंबर लास्ट आ जाते हैं, आइलैंड के क्षेत्र आ जाते हैं। कोई दिक्कत? अब 15 याद करने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं? बताओ, कोई दिक्कत 15 याद करने में, कोई दिक्कत नहीं? चलो क्लास जो है आज हम यही एंड करते हैं। ठीक है, हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ लिए, एग्रोक्लिमेटिक जोन इंडिया के बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी, मंडे को होगी। कल हो गई सैटरडे, फिर संडे, सैटरडे संडे छुट्टी, फिर किस कब का क्लास होगी आपकी, मंडे को क्लास होगी। ठीक है, चलो आप लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से पढ़ो। कल वाला नोट्स नहीं डाले हैं? कल वाली नोट्स आज डाल देंगे।